Hello guys, today we will discuss about glycolysis. Glycolysis words is formed by Greek words glykos and lysis. That means glykos means sugar and lysis means splitting. That means splitting of the sugar is known as the glycolysis. Glycolysis एरोबिक एंड जो ग्लाइकोलिसिस है वो कॉमन पाथवे होता है। कॉमन, चाहे वह एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में यह ग्लाइकोलिसिस उपस्थित रहता है। इसमें ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और उसके बाद पायरुविक एसिड बनता है। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है और इसमें यह पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है। अर्थात ग्लूकोज के 1 मोल से पायरुविक एसिड के 2 मोल बनते हैं। अभी हम कुछ देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। जबकि ग्लाइकोलिसिस एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, इसमें मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इसमें 10 स्टेप लगते हैं। यदि ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो उसमें 10 स्टेप लगेंगे ग्लाइकोलिसिस होने के लिए। जबकि ग्लाइकोलिसिस सभी जीवित कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, चाहे वह प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, लगभग सभी में पाया जाता है। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, अर्थात नो रिलीज ऑफ CO2। इट्स मीन्स कि CO2 का कोई निकलता ही नहीं है। उस ग्लाइकोलिसिस में CO2 नहीं निकलता है। जबकि जो ग्लाइकोलिसिस है जिसमें 10 स्टेप होते हैं, वे सभी रिवर्सिबल होते हैं कुछ स्टेप को छोड़ करके। फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। जबकि जो एक फैक्टर्स होता है जो ग्लाइकोलिसिस को डिटरमाइन करता है, जिसे रेट लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है, वह 3rd स्टेप में होता है। वह एक प्रकार का एंजाइम होता है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम। इसे पेस मेकर ऑफ द ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। जबकि ग्लाइकोलिसिस की जो अवधारणा है वो 3 साइंटिस्टों द्वारा दिया गया था। ग्लाइकोलिसिस कहें या EMP पाथवे कहें, दोनों एक ही बात है। EMP पाथवे मीन्स इमिडेन, E का मतलब इमिडेन, B का मतलब मेयर ऑफ, M का मतलब मेयर ऑफ एंड P का मतलब प्रनास। इन तीनों साइंटिस्टों के जो लास्ट के वर्ड्स हैं उससे लिया गया है, इसलिए इसे EMP पाथवे कहते हैं। यह पाथ को ध्यान में रख करके डिसाइड किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में जो 10 स्टेप होते हैं वे किस प्रकार से घटित होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले ग्लूकोज पार्टिसिपेट करता है, जो एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसका फार्मूला 6,6,H12O6 होता है। इसमें 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला एक यौगिक है और यह ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि इस कन्वर्जन के समय हेक्सोकाइनेज और ATP होना अति आवश्यक है। ATP
एडीपी और ऑर्गेनिक फास्फेट से मिलकर बनता है। यदि इसमें एक एटीपी लगता है, एक एटीपी लगेगा, तो उसमें से जो ऑर्गेनिक फास्फेट है, वह ग्लूकोज के छठे कार्बन पर लग जाता है। अर्थात ये नहीं दिखाया जाएगा, ये इसमें खपत हो चुका है। आपको सुविधा के लिए मैंने इसे दिखा दिया है। और हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है, इसमें होना अति आवश्यक है। जबकि जब सेकेंड स्टेप है, इसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट है और फास्फोग्लाइको आइसोमरेज की उपस्थिति में यह फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि यह भी अर्थात फ्रक्टोज 6 फास्फेट भी 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। जैसा कि मैंने पहला जो स्टेप है, यह इरिवर्सिबल है। अर्थात ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया तो यह दोबारा ग्लूकोज नहीं बन सकता है। जबकि सेकेंड जो सेकेंड स्टेप में जो प्रोसेस है, वह रिवर्सिबल है। अर्थात ग्लूकोज 6 फास्फेट से जब यह फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्जन होगा तो यह दोबारा ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल सकता है। अब हम थर्ड स्टेप में देखते हैं। थर्ड स्टेप में फ्रुक्टोज 6 फास्फेट मैग्नीशियम आयन फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम एंड एटीपी की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, इसमें से एक फास्फेट और फ्रक्टोज के प्रथम कार्बन पर ऐड हो गया। पहले स्टेप में तो एटीपी से जो एक फास्फेट मिला था, वह ग्लूकोज के छठे कार्बन से एटीपी से जो ये ऑर्गेनिक फास्फेट मिला था, वह ग्लूकोज के छठे कार्बन पे से जाकर के जुड़ जाता है, इसलिए यह ग्लूकोज 6 फास्फेट हो गया। उसी प्रकार तीसरे स्टेप में फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है, जब कन्वर्ट होता है मैग्नीशियम एंड फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज की उपस्थिति में, तो वह एक एटीपी से एक ऑर्गेनिक फास्फेट और लेगा और वह फ्रक्टोज के प्रथम कार्बन पर ऐड हो जाता है। इसीलिए इसे फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट कहते हैं। यह भी 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और यहाँ पर एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि चौथे जो स्टेप है, चौथे स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट जो है, वह कन्वर्ट होता है एल्डोज एंजाइम की उपस्थिति में। ये एंजाइम है जो ये इतने लिखे हुए हैं, जो ये रेड से लिखे हुए हैं, ये सब एंजाइम है। वह कन्वर्ट हो जाता है 2 भाग में। अर्थात यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का टूट जाता है 2 भागों में। पहले में हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, जबकि दूसरा जो पार्ट है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है, वो ट्राइयोज फास्फेट आइसोमरेज की उपस्थिति में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात यदि फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट से एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बना, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जबकि ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो बना है फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट से, और जो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट भी बना है, यदि फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट का 1 मोल से 1 मोल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और दूसरा मोल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में जो टूटा है, तो जो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है, यह कन्वर्ट हो जाता है ट्राइयोज फास्फेट आइसोमरेज की उपस्थिति में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में से
ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है 1,3 डाइफास्फेट ग्लिसरिक एसिड में। इसमें जो 6 स्टेप में है, 6 स्टेप, उसमें NADH से 2 मोल NADH होता है और यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ये हाइड्रोजन फास्फेट है, इसमें से 2 मोल हाइड्रोजन फास्फेट है। तो इसमें का 2 फास्फेट, जो 2 फास्फेट है ये वाला, वह फास्फेट कार्बन के प्रथम और तीसरे कार्बन से जुड़ करके डाइफास्फेट ग्लिसरिक एसिड फॉर्म कर लेते हैं। जबकि जो ये हाइड्रोजन है यह NADH से कंबाइंड करके NADH2 बन जाता है। जो भी ये भी 2 मोल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ETS में भाग लेंगे, वहाँ पर भी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब हम 7वां स्टेप देखते हैं। 7वां स्टेप में आप देखें कि 1,3 डाइफास्फेट ग्लिसरिक एसिड जो है वह कन्वर्ट हो जाता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। यह 2 मोल है, यहाँ पर भी 2 मोल था, यहाँ पर भी जो छठे स्टेप में कन्वर्जन हुआ है 1,3 डाइफास्फेट ग्लिसरिक एसिड बना, वो भी 2 ही मोल है। इसलिए इस यहाँ पर 2 मोल लग रहा है क्योंकि यहाँ से इसका कन्वर्जन हुआ था, ये कन्वर्ट हो गया था इसमें, इसलिए हो रहा है। अब 7वें स्टेप में देखेंगे कि ये जो 1,3 डाइफास्फेट ग्लिसरिक एसिड है वह कन्वर्ट हो जा रहा है, वह कन्वर्ट हो जा रहा है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें देख रहे हो कि जो फर्स्ट स्थान पे फास्फेट था वह हट चुका है, वह निकल गया है, इसलिए यहाँ पर तीसरे स्थान पे फास्फेट बचा है, इसलिए इसको 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। अब 8वें स्टेप में ये भी 2 मोल है, 8वां स्टेप से जो कन्वर्जन होगा वो भी 2 मोल प्राप्त होगा। 8वां स्टेप में देखेंगे कि जो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है फास्फोग्लिसरेट में, केवल फास्फोग्लिसरेट में। और जो 9वां स्टेप है उसमें जो फास्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोइनॉल पाइरुवेट में, जो कि ये भी रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। एंड जो 10th स्टेप में आप देखेंगे कि फास्फोइनॉल पाइरुवेट जो है वह कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में, अर्थात ये 2 मोल रहेगा, पायरुविक एसिड का 2 मोल। अब देखेंगे कि यहाँ पर सभी के 2 मोल हैं, 1 मोल से 1 ATP निकलता है तो 2 मोल से 2 ATP। 7वें स्टेप में ATP का फॉर्मेशन हुआ था या 2 ATP का, क्योंकि ये सभी 2-2 मोल है तो 2 ATP फॉर्म, 1 ATP से मतलब 1 मोल से 1 ATP, 2 मोल से 2 ATP। अब इसी प्रकार देखेंगे 10वें स्टेप में। 10वें स्टेप में देखेंगे आपकी यहाँ पर भी 2 ATP फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी कन्वर्जन के समय 2 मोल था। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में यदि 1 मोल ग्लूकोज है तो उससे 2 मोल पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड का फार्मूला C3H4O3 है। इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि ये 2 लगाया हुआ है कि यहाँ पर 2 मोल बना, इसलिए 2 लगा दिए हैं। अब देखते हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिपरेटरी फेज, यहाँ पर
प्रीफ्रेटरी फेज इसलिए कहा गया है क्योंकि इस प्रोसेस में एटीपी को रिलीज करने के लिए हमने 2 एटीपी खर्च किया है। अर्थात जैसे जहीं कहीं पर जाने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं घर पर, उसी प्रकार यहाँ पर भी एटीपी लगा करके ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को इनिशिएट किया गया है। जबकि यहाँ पर देखेंगे पे फेज। पे फेज मतलब ये ऐसा फेज है जहाँ पर हमको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 7वें स्टेप में मिल रहा है 2 एटीपी, 2 एटीपी मिल रहा हमको 10वें स्टेप पे। जबकि NADH2 भी 2 NADH2 प्लस मिल रहा है ये 6ठे स्टेप में। अब हम देखेंगे कि पहले स्टेप को क्या कहते हैं। पहले स्टेप को फास्फोराइलेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस ऐड हुआ है। दूसरे स्टेप को आइसोमराइजेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है यह अस्थायी होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। केमिकल फार्मूला सब सेम ही रहेगा लेकिन पोजीशन अलग रहता है इसमें, इसलिए इसे आइसोमराइजेशन कहते हैं। तीसरा स्टेप में जो जिसे पेसमेकर ऑफ द ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, उस स्टेप में फास्फोरस ऐड हो रहा है यहाँ से, तो इसको भी फास्फोराइलेशन कहते हैं। चौथा स्टेप यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चौथे स्टेप में एक डाइड्रॉक्सी एस्टोन फास्फेट बन रहा है, दूसरी तरफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बन रहा है, तो इसलिए इसको क्लीवेज कहते हैं। मतलब ये 2 भागों में टूट गया। अब पांचवें स्टेप, ये जो पांचवा स्टेप है, पांचवें स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आइसोमराइजेशन हो रहा है क्योंकि ये भी कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में। छठवां स्टेप है, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो रहा है। और सातवां स्टेप सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन मीन्स यहाँ पर हमको कुछ मिल रहा है, इसलिए इसे प्रोडक्ट के रूप में हमें कुछ मिल रहा है, तो इसलिए सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। और आठवां स्टेप, जो आठवां स्टेप है इसको भी आइसोमराइजेशन कहा जाता है। अब 9वें स्टेप पे में देखेंगे कि यहाँ पर H2O मतलब वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर रिलीज हो रहा है यहाँ पर, तो इसे इसलिए डिहाइड्रेशन कहा जाता है। और यहाँ पर भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, 10वें स्टेप को भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भी कुछ हमको मिल रहा है प्रोडक्ट के रूप में, तो ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है। अब हम देखेंगे हमने क्या हमको मिला और हमने क्या खर्च किया, तो हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे कि मैंने ग्लूकोज का 1 मोल लिया, ग्लूकोज का 1 मोल लिया, तो उससे हमें 2 मोल पायरुविक एसिड प्राप्त हुआ। अब देखेंगे कि हम इस ग्लूकोज से अब 2 मोल पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या हमने ऐड किया। देखेंगे कि आप फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में हमने एक एटीपी यूज किया था, एक एटीपी यहाँ पर, एक एटीपी यहाँ पर, तो हमने नेट एटीपी कितना यूज किया, इसको दिया ग्लूकोलिसिस में। ये जो साइन दिखाई दे रहा है ये यूज की तरफ ले जाएगा कि हमने क्या यूज किया है। तो ये दिखाई दे रहा है कि इसमें हमने एक एटीपी फर्स्ट स्टेप एंड एक एटीपी थर्ड स्टेप पे यूज किया, तो हमें नेट एटीपी 2 नेट एटीपी यूज किया। अब हम देखेंगे कि हमको मिला क्या है, ये प्रोडक्ट के रूप में दिखाता है कि हमको मिला क्या है। तो हमने छठे स्टेप में देखा होगा कि हमको NADH2 से जो NADH है वह कन्वर्ट हो गया था NADH2, ये भी 2 मोल, क्योंकि वहाँ पर 2 मोल फॉर्म हुआ था। अब देखेंगे हम 7वें स्टेप में और 10वें स्टेप में, जिसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहा जाता था। तो इसमें देख रहे हैं आप कि 4 एटीपी, 2 एटीपी यहाँ मिला था क्योंकि 7वें स्टेप में 2 मोल थे, 10वें स्टेप में 2 मोल थे,
तो एक एक मोल से एक एक एटीपी, 2 मोल से 2 एटीपी, तो नेट एटीपी हमको कितना मिला? 4 एटीपी। 7वें और 10वें को मिलाकर 4 एटीपी। और 9वें स्टेप में आप देखेंगे कि उसमें से 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन मतलब वाटर रिलीज हुआ था। तो हम देखेंगे कि नेट एटीपी कितना हमको मिला। नेट एटीपी मतलब हमने कितना प्राप्त किया और कितना हमने एटीपी यूज़ किया। तो हमने कितना एटीपी प्राप्त किया, हमने नेट एटीपी प्रोडक्ट के रूप में यदि हम लिखें कि ग्लूकोज से हमको मिला है पायरुविक एसिड 1 मोल से। तो हमने कितना एटीपी ग्लूकोज को पायरुविक एसिड कन्वर्जन में कितना एटीपी यूज़ किया। तो हमने इसको ग्लूकोज को 2 एटीपी दिया, 2 एटीपी दिया, वो भी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप पे 2-2 एटीपी, एक एटीपी दिया। तो ये जा कर के कन्वर्ट हुआ इसमें पायरुविक एसिड में। और हमको मिला क्या? इसमें तो यूज़ किया, लेकिन हमको मिला क्या? 4 एटीपी मिला, 4 एटीपी 7वां और 10वां स्टेप में ये। तो हमको नेट एटीपी प्रोडक्ट माइनस जो प्रोडक्ट में हमें एटीपी प्राप्त हुआ है उसको प्रोडक्ट एटीपी माइनस यूज एटीपी जो हमको यूज़ किया गया है। तो हमको नेट एटीपी देखेंगे, नेट एटीपी तो हम देखेंगे यहाँ पर हमको 4 एटीपी एंड 2 एटीपी, नेट एटीपी 2 एटीपी हमको मिला। नेट एटीपी में देखेंगे तो हमको यही 2 एटीपी प्राप्त हुआ है जो हमको इस पूरे प्रोसेस में मिला है। जबकि यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट और मिले हैं, NADH2 भी मिला है, इससे भी एनर्जी फार्म होगा, एटीपी फार्म होगी, लेकिन ये इस प्रोसेस में नहीं फार्म होगा। यह जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ATS साइकिल चलेगा और वहाँ पर के यह प्राप्त होगा एनर्जी। इससे कि यदि NADH है तो हम यहाँ पर देखेंगे एक NADH से या लिखें हम तो एक NADH से एक NADH प्लस H प्लस, यानी एक NADH से हमको 3 एटीपी मिलता है, 3 एटीपी। तो हमको 2 NADH से 6 एटीपी। यदि हम देखें तो हमको पूरा ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस में हमको पूरा 2 एटीपी तो ये मिला। ग्लाइकोलिसिस में अब देखें, हमें यूज़ को ना देखें तो हमें यहाँ पर देखेंगे कि 4 एटीपी यहाँ पर मिला था, ये वाला 7वां और 10वें स्टेप में 4 एटीपी, और NADH2 से जो 2 मोल थे उसको हमको 6 एटीपी मिला, एटीपी। तो हमारे पास पूरा ग्लाइकोलिसिस में 10 एटीपी मिले। लेकिन यदि ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी की बात करें, नेट एटीपी कितना लिखे हैं, तो नेट एटीपी लिखने के लिए आपको ये माइनस करना पड़ेगा। ये जो 2 एटीपी यूज़ हुआ है इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी इक्वल टू 8 एटीपी आप लिख देंगे, यही सही है। क्योंकि यहाँ पर हमें तो नेट एटीपी देखेंगे कि हमने कितना खर्च किया कुछ पाने के लिए और कितना हमको मिला, ये सब देख करके ही नेट एटीपी निकालेंगे। तो आप लोग को शायद ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर इट, वॉचिंग फॉर इट।